नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञानवाणी चैनल में। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं जूनियर टेट में सामाजिक अध्ययन का विषय, और सामाजिक अध्ययन में हम लोग पढ़ रहे हैं भूगोल का सब्जेक्ट। भूगोल में ये हमारी दूसरी क्लास है। जैसा कि पहली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे सौर मंडल में पृथ्वी। सौर मंडल में हम लोगों ने ब्रह्मांड के बारे में पढ़ा था, और उसके बाद हमने सौर मंडल के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे सौर मंडल में जो ग्रह हैं, सूर्य है, उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सूर्य। सूर्य के बारे में, सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं। उसमें से एक आकाश गंगा जो है वो है हमारी मंदाकिनी। मंदाकिनी में एक हमारा सौर मंडल है, जिसमें सेंटर में क्या है? सूर्य है। और इसके चारों ओर जो है वो छोटे छोटे ग्रह जो हैं वो चक्कर लगा रहे हैं। तो ये जो सूर्य है, जिसमें अपना स्वयं का प्रकाश है, ये क्या है? तारा है। एक प्रकार का क्या है? तारा है। और सूर्य के चारों ओर कुछ पिंड जो हैं वो परवलयाकार या दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, जिन्हें हम कहते हैं ग्रह। जिन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रह। तो कल हमने देखा था सूर्य के कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। आज हम एक एक करके सूर्य पढ़ेंगे, और सूर्य के बाद सभी ग्रहों के बारे में उसकी विशेषताएं पढ़ेंगे। तो सूर्य क्या है? सूर्य क्या है? एक प्रकार का तारा है। इसके व्यास की बात करें तो इसका व्यास लगभग जो है 13.9 लाख किलोमीटर। व्यास का मतलब है कि ये सूर्य क्या है? एक गोला है। ठीक, मान लेते हैं ये एक गोला है। तो व्यास का मतलब है कि इसके सेंटर से होकर जाने वाली जो रेखा है, इसके केंद्र से होकर जो जाने वाली रेखा है, मैथ में हम लोग पढ़ेंगे भी, इसके सेंटर से होकर जो जाने वाली रेखा है, इसकी कुल लंबाई ये कहलाती है व्यास। ये क्या कहलाती है? व्यास। अर्थात व्यास जो है वो किसी भी गोले या किसी भी वृत्त के आकार को निरूपित करता है। तो व्यास, सूर्य का व्यास कितना है? लगभग 13.9 लाख किलोमीटर, जिसे हम लगभग के रूप में 14 लाख किलोमीटर मान सकते हैं। सूर्य की आयु लगभग जो है, सूर्य जो बना जब पृथ्वी की उत्पत्ति हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ सूर्य जब बना तो उसकी जो बनने की उम्र है वो है 4.7 अरब वर्ष। अर्थात 4.7 अरब वर्ष पहले जो है वो सूर्य की निर्माण हुआ है। ठीक। सूर्य में जो है लगभग 70%, या हम कहें सीधे सीधा 71% जो है वो हाइड्रोजन पाया जाता है। सूर्य में क्या है? 71% लगभग हाइड्रोजन पाया जाता है, और लगभग 27.5%, 27.4% की मात्रा जो है वो है हीलियम की। क्या है? सूर्य में लगभग 70.6, लगभग 71% किसकी मात्रा पाई जाती है? हाइड्रोजन की। ठीक है, इसकी मात्रा पाई जाती है हाइड्रोजन की। और लगभग 27.4%, जिसे हम कहते हैं 27.5%, वो किसकी मात्रा है? हीलियम के। ठीक। जैसा कि हीलियम एक क्या है? गैस है। हाइड्रोजन भी क्या है? एक गैस है। ठीक। सूर्य जो बना है, सूर्य में जो क्रिया होती है, सूर्य जो इतना चमकता है, सूर्य से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस ऊर्जा का जो कारण है वो है नाभिकीय संलयन। कौन सा कारण है? नाभिकीय संलयन। जब हम लोग साइंस की क्लास करेंगे तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन के कारण ही सूर्य जो है वो प्रकाश को उत्पन्न करता है। और ये नाभिकीय संलयन की क्रिया किसके कारण होती है? हाइड्रोजन और हीलियम के कारण। ठीक है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है हाइड्रोजन। कितने परसेंट होता है? 70.6%। और दूसरे नंबर पे उस सूर्य में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो दूसरे नंबर में पाया जाता है हीलियम। ठीक है यहाँ तक। सूर्य का जो प्रकाश, जैसे हम भी सूर्य को देखते हैं तो हमें सूर्य का जो बाहरी भाग दिखाई देता है, जो प्रकाश दिखाई देता है, उसे हम बोलते हैं प्रकाश मंडल। सूर्य का जो हमें बाहरी भाग दिखाई देता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रकाश मंडल। सूर्य को हम अंदर से देख नहीं सकते। ठीक। हमें जो बाहरी से बाहर बाहर दिखाई देता है, जो लाइट दिखाई देती है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रकाश मंडल। और इसी प्रकाश मंडल में कुछ काले धब्बे भी होते हैं। अगर हम दूरबीन से देखें या जो है ब्लैक कलर के पन्नी से देखें तो उसमें हमें कुछ ब्लैक कलर के धब्बे भी दिखाई देते हैं। उन धब्बों को हम बोलते हैं सौर कलंक। ठीक। प्रकाश मंडल में क्या होते हैं? कुछ हमें काले धब्बे भी दिखाई देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सौर कलंक। सौर कलंक की खोज किसने की थी? सौर कलंक की खोज की थी गैलीलियो ने। किसने? गैलीलियो ने। इसको याद रखेंगे, ये पॉइंट बहुत ही जरूरी है।
कि सौर कलंक की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने। वैसे तो नासा वाले मानते हैं कि जो सौर कलंक की खोज है उसके लिए गैलीलियो के साथ साथ थॉमस हैरियट का नाम भी थॉमस हैरियट का नाम भी बताते हैं। अर्थात गैलीलियो और थॉमस हैरियट के बीच विवाद है। नासा वाले इन दोनों के नामों की चर्चा करते हैं, लेकिन हम लोग एग्जाम ऑफ पॉइंट से क्या याद करेंगे कि गैलीलियो की खोज किसने की थी? सॉरी, सौर कलंक की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने की थी। ठीक है, सौर कलंक की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने की थी। ठीक, यहाँ तक। पृथ्वी पर जो सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, सूर्य से पृथ्वी पर जो प्रकाश आता है, तो सूर्य से पृथ्वी तक आने में जो समय लगता है वो लगता है 8 मिनट का। ठीक, अगर पूछा जाए आपसे कि सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में कितना समय लगता है, कितना समय लगता है? 8 मिनट में। ठीक, अब एक पॉइंट यहाँ पे और देख लेते हैं, अरोरा क्या होता है? ये एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही पूछा जाता है। अभी पिछले साल या कुछ महीनों पहले हमने अरोरा की घटनाओं को सुना भी था। अरोरा क्या है कि जो ब्रह्मांड में जो किरणें हैं, ब्रह्मांड में जो प्रकाश की किरणें हैं या जो सौर पौने हैं, सौर पौनों का मतलब है कि सूर्य के आसपास जो पौने चलती हैं, सूर्य के जो हमारा सौर तंत्र है उससे प्रभावित होकर जो जो पौने चलती हैं, उन्हीं पौनों को हम क्या बोलते हैं? सौर पौने। तो ब्रह्मांड की किरणें, सौर पौने और जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है उसका जो प्रभाव उत्पन्न होता है। पृथ्वी क्या है? हमने बताया था, सॉरी, विज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे कि पृथ्वी का क्या है? एक चुंबकीय क्षेत्र है। पृथ्वी एक चुंबक के जैसे व्यवहार करती है। तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र अर्थात इसका जो प्रभाव है, ठीक, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कैसे होता है? मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है, तो उत्तर से दक्षिण में ऐसा माना जाता है पृथ्वी कैसे व्यवहार करती है कि इसके उत्तर और दक्षिणी में इस प्रकार से एक चुंबक के जैसे व्यवहार करती है, जिसके कारण से इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इस चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण और जो ब्रह्मांड में किरणें हैं, सूर्य की किरणें, जो अन्य प्रकाश की किरणें हैं और जो सौर पवने हैं, इनके मध्य घर्षण होता है। इनके मध्य क्या होता है? घर्षण होता है। और इसी घर्षण के कारण पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, मान लीजिए आपकी पृथ्वी है, तो यहाँ पे होता है आपका उत्तरी ध्रुव और नीचे होता है आपका दक्षिणी ध्रुव। तो इन सब के प्रभाव से, अर्थात किसके किसके प्रभाव से, किसके किसके प्रभाव से? ब्रह्मांड किरण, सौर पवने और पृथ्वी के चुंबकीय प्रभाव के कारण यहाँ पे उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर घर्षण होता है, जिसके कारण से यहाँ पे हमें कुछ लाइटें दिखाई देती हैं। क्या दिखाई देती हैं? कुछ लाइटें, रंगीन कलर की कुछ चमकती हुई लाइटें दिखाई देती हैं। इन्हीं को हम कहते हैं अरोरा। क्या कहते हैं? अरोरा। तो कहाँ कहाँ पे दिखाई देती हैं अरोरा की घटनाएं? कहाँ कहाँ होती हैं? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर। याद रखेंगे, अरोरा की घटनाएं कहाँ कहाँ होती हैं? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर। किसके कारण से होती हैं? घर्षण के कारण से। किसके कारण? घर्षण के कारण। किसका घर्षण? ब्रह्मांड किरणों का, सौर पवनों का और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का। ब्रह्मांड किरणों, सौर पवनों और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के घर्षण से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर क्या होता है? प्रकाश की घटनाएं होती हैं कुछ, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? अरोरा। अरोरा की घटनाएं। अब उत्तरी ध्रुव पर जो अरोरा की घटनाएं देखने को मिलती हैं, इन्हें हम बोलते हैं अरोरा बोरियालिस। क्या बोलते हैं? अरोरा बोरियालिस। और जो दक्षिणी ध्रुव पर घटनाएं देखने को मिलती हैं, उनको हम नाम देते हैं अरोरा ऑस्ट्रालिस। क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रियालिस। ठीक, तो इसको याद रखेंगे कि अगर पूछा जाए कि उत्तरी ध्रुव पर जो अरोरा बनता है उसे क्या कहते हैं, तो अरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑस्ट्रालिस। ठीक, तो बोरेलिस ऐसे याद कर सकते हैं। ये आपका हो गया भारत और ये आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया। भारत मैप में अगर देखें तो ऊपर है, ऑस्ट्रेलिया मैप में नीचे है। तो भारत ऊपर है और ऊपर की तरफ क्या होता है? उत्तर। इसका मतलब है उत्तर में बी से भारत और बी से बोरियालिस। बी से भारत और बी से बोरियालिस। ठीक, एक बार देखें, ये हमारा क्या है? भारत है। कहाँ है? ऊपर। और ये हमारा क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। ठीक,
भारत हमारा ऊपर है अर्थात उत्तर की ओर है और ऑस्ट्रेलिया हमारा दक्षिण की ओर है। तो उत्तर की ओर जो अरोरा बनेगा उसे बोलते हैं अरोरा बोरियालिस, बी फॉर बोरियालिस। और दक्षिण में जो बनेगा ऑस्ट्रेलिया से वो होगा अरोरा ऑस्ट्रालिस। ठीक, तो याद रखेंगे उत्तर में अरोरा बोरियालिस और दक्षिण में अरोरा ऑस्ट्रालिस। ठीक, अब लोग देख लेते हैं कि ग्रह क्या है। ग्रह जो है हमने बताया था कि ग्रह के अपना जो है कोई भी प्रकाश नहीं होता, ग्रह के पास अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता। क्या होता है? स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। ठीक, ना तो स्वयं का प्रकाश होता है ना ही स्वयं की ऊष्मा होती है। ठीक, ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर तरफ क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। हमने बताया था ग्रह जो है वो सूर्य के चारों तरफ क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। और इनका जो चक्कर होता है अर्थात ग्रह जो है जो इनका घूर्णन होता है या परिक्रमण होता है ये दो प्रकार का होता है। दो प्रकार से ये घूमते हैं। एक तो होता है कि कोई भी ग्रह अपनी ही धुरी पर घूमता है, जैसे हमने बताया था परिक्रमण और परिभ्रमण। क्या बताया था हमने पिछली वीडियो में? बताया था परिक्रमण और परिभ्रमण। परिक्रमण का मतलब है कि सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना। जबकि परिभ्रमण क्या है? परिभ्रमण या घूर्णन अर्थात जैसे लट्टू जो है अपनी धुरी पर घूमती है वैसे भी ग्रह भी जो है अपने अक्ष पर अपनी धुरी पर घूमते हैं। ठीक, ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। हमने बताया था कि प्लूटो को जो है वो ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। प्लूटो को जो है ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो अब हमारे पास कितने ग्रह हो गए? 8 ग्रह। ठीक, इन 8 ग्रहों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? दो भागों में बांट सकते हैं। एक हमारा होता है आंतरिक ग्रह, दूसरा होता है बाह्य ग्रह। ठीक, आंतरिक ग्रह जिसे हम पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। और दूसरा हमारा बाह्य ग्रह जिसे हम जोवियन ग्रह भी कहते हैं। ठीक, हमने बताया था कि मान लीजिए ये आपका क्या है? सूर्य है। सूर्य से दूरी के क्रम में आपके कौन कौन से ग्रह हैं? कल हमने आपको याद दिलाया था। सबसे पहले क्या आता है? बुध। बुध के बाद क्या आता है? शुक्र। शुक्र के बाद पृथ्वी। पृथ्वी के बाद कौन सा ग्रह आएगा? मंगल। मंगल के बाद आपका आ जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति के बाद आ जाएगा शनि। शनि के बाद आ जाएगा अरुण और सबसे अंत में आएगा वरुण। ठीक, अगर हम सूर्य से दूरी के क्रम में देखें तो सबसे पास बुध, बुध के बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और वरुण। तो हमने बताया कि सूर्य से दूरी के क्रम में अब दो प्रकार के ग्रह, कितने प्रकार के ग्रह दो भागों में बांट सकते हैं। एक हमारे हो गए आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह का मतलब है कि जो अंदर वाले ग्रह हैं, ये चार। ठीक, ये चार मंगल तक, बुध से लेके मंगल तक। और बाह्य वाले ग्रह अर्थात बृहस्पति से लेके वरुण तक। ठीक, तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, इन ग्रहों को हम बोलते हैं आंतरिक ग्रह। और चूंकि इनकी जो संरचना है, इनके जो विशेषताएं हैं वो पृथ्वी के समान है, इसलिए हम इन्हें पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। कौन सा ग्रह कहते हैं? पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। और जो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये चारों जो हैं दूर के ग्रह हैं, इन्हें हम बोलते हैं बाह्य ग्रह। इन्हें हम जोवियन ग्रह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जोवियन ग्रह भी बोलते हैं। तो आंतरिक या पार्थिव ग्रह में कौन कौन सा आ गया? बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। और बाह्य और जोवियन ग्रह में कौन कौन से आ गए? बृहस्पति शनि अरुण और वरुण। बृहस्पति शनि अरुण और वरुण। ठीक है यहाँ तक? तो दो प्रकार के ग्रह, एक आंतरिक और पार्थिव ग्रह, दूसरा बाह्य और जोवियन ग्रह। ठीक, अब आंतरिक और पार्थिव ग्रह इनकी विशेषताएं क्या हैं? कि आंतरिक ग्रह जो हैं वो सूर्य के बहुत ही निकट होते हैं जबकि बाह्य ग्रह सूर्य से दूर होते हैं। दूसरा तापमान, जो आंतरिक ग्रह, अब देखिए जो ग्रह सूर्य के पास होंगे इनका तापमान क्या होगा? अधिक होगा, क्योंकि इन्हें सूर्य से ज्यादा ऊर्जा मिल रही है। और जो सूर्य से दूर होंगे उनका जो तापमान होगा वो कम होगा, क्योंकि इन्हें कम ऊर्जा मिल रही है। तो आंतरिक ग्रह का तापमान क्या होता है? अधिक होता है, जबकि बाह्य ग्रह का तापमान क्या होता है? कम होता है। धूल कण और गैसों की अधिकता, यहाँ पे जो आपके आंतरिक ग्रह हैं इसमें धूल कण और गैसों की कमी होती है। धूल कण और गैसों की कमी होती है। जबकि जो आपके बाह्य ग्रह हैं
इसमें धूल कण और गैस जो है बहुत ही अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो पार्थिव ग्रह हैं ये सूर्य से निकट होने के कारण, सूर्य से निकट होने के कारण यहाँ की जो वायु है धूल कण और गैसों को उड़ा ले जाती है, जबकि यहाँ पे जो है जो बाह्य ग्रह है यहाँ पे सूर्य से दूर होने के कारण, सूर्य से दूर होने के कारण यहाँ पे ये धूल कण और गैस जो है एकत्रित रहते हैं, इसलिए यहाँ पे इसकी अधिकता होती है। ठीक। और दूसरा क्या है? गुरुत्वाकर्षण। जो आपके पास वाले ग्रह हैं अर्थात आंतरिक ग्रह हैं, इनका गुरुत्वाकर्षण कम होता है, जबकि जो आपके जोवियन ग्रह हैं या जो बाह्य ग्रह हैं इनका गुरुत्वाकर्षण अधिक होता है। याद रखेंगे क्या क्या बताया? आंतरिक ग्रह सूर्य के निकट, बाह्य दूर होते हैं, आंतरिक ग्रह का तापमान अधिक होता है, धूल कण और गैसों की कमी होती है और गुरुत्वाकर्षण भी कम होते हैं, जबकि बाह्य ग्रह में तापमान जो है कम होता है और धूल कण गैसों की अधिकता होती है और गुरुत्वाकर्षण भी अधिक होता है। ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद जो है हम एक एक करके सभी ग्रहों के बारे में उनकी विशेषताएं पढ़ेंगे। ठीक। बुध पढ़ेंगे, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, और उसके बाद फिर बाह्य ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं बुध। बुध क्या है? ये सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। बुध जो है सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है, साथ ही साथ यह सबसे छोटा ग्रह भी है। तो अगर पूछा जाए सबसे छोटा ग्रह कौन सा है तो बुध है। सूर्य के सबसे नजदीक, याद रखेंगे सूर्य के नजदीक, किसके नजदीक? सूर्य के नजदीक सबसे नजदीक कौन सा है? बुध है। जबकि पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? शुक्र है। ठीक। सूर्य के सबसे नजदीक बुध और पृथ्वी के सबसे नजदीक शुक्र। ठीक। यहाँ तक। और बुध हमारा जो है वो सबसे छोटा ग्रह भी है। इसका जो परिक्रमण काल होता है अर्थात सूर्य का एक चक्कर लगाने में जो समय होता है उसी को हम बोलते हैं परिक्रमण काल। सूर्य का एक चक्कर लगाने में जो समय होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? परिक्रमण काल। तो बुध का जो परिक्रमण काल होता है वो सबसे कम होता है सभी ग्रहों में। सबसे कम होता है, कितने दिन का होता है? 88 दिन में। इसका मतलब है कि बुध हमारा 88 दिन में सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है, जबकि पृथ्वी हमारे कितने दिन में पूरी करती है? 365 दिन में। हमने बताया था परिक्रमण काल पृथ्वी जो है 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। ठीक। तो बुध का सबसे नजदीक का ग्रह, सबसे छोटा ग्रह, परिक्रमण काल सबसे कम, कितने दिन? 28 दिन। लेकिन जो तापांतर है वो सर्वाधिक होता है। तापांतर का मतलब क्या है? तापांतर का मतलब है कि दिन भर का, ठीक, या औसत तापमान क्या होता है? औसत तापमान अर्थात एक क्या होता है? तापमान अधिक। क्या होता है? तापमान अधिक। और दूसरा जो है वो तापमान कम। ठीक। मतलब अगर बुध ग्रह पे देखें तो यहाँ का जो दिन होता है ये बहुत ही गर्म होता है, जबकि जो रात होती है यह बहुत ही ठंडी होती है। अर्थात यहाँ पे दिन का तापमान बहुत अधिक होता है, रात में तापमान बहुत ही कम होता है। तो इन दोनों के अंतर को ही हम क्या बोलते हैं? तापांतर बोलते हैं। और अगर एक का मान बहुत ज्यादा दूसरे का मान बहुत कम, तो जब इसको हम घटाएंगे तो उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी। इसलिए हम कहते हैं कि बुध का ग्रह का जो तापांतर है वो सर्वाधिक होता है। सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा तापांतर किसका होता है? बुध का। ठीक। और उपग्रह की बात करें तो बुध के पास अपना कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र दोनों के पास अपना कोई भी उपग्रह नहीं है। कल हमने यूपी टेट में आया हुआ एक प्रश्न भी देखा था कि किन दो उपग्रहों के पास, सॉरी, किन दो ग्रहों के पास अपना कोई भी उपग्रह नहीं है। तो कौन कौन सा था? बुध और शुक्र। बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र क्या है? शुक्र हमने बताया पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह है। सूर्य के सबसे नजदीक बुध, जबकि पृथ्वी के सबसे नजदीक शुक्र। शुक्र को हम सांझ या भोर का तारा भी कहते हैं। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, कंपटीशन के परीक्षाओं में, कि सांझ का तारा या भोर का तारा किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। और शुक्र को हम पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। ठीक। पृथ्वी ग्रह की बहन के रूप में किसे माना जाता है? शुक्र को माना जाता है। शुक्र ग्रह क्या है? सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र ग्रह क्या है? सबसे गर्म। सबसे ज्यादा तापमान, सबसे ज्यादा तापमान। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तापमान की और यहाँ बात कर रहे हैं तापांतर की। अगर पूछा जाए तापांतर, तापांतर मतलब है कि दिन और रात में सबसे अधिक अंतर किस ग्रह का होता है?
तो वो होता है बुध का, वो होता है बुध का। लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक तापमान किसका होता है, सबसे अधिक तापमान किसका होता है, तो वो होता है शुक्र का। ठीक, तो तापांतर किसका अधिक होगा, बुध का। तापमान किसका अधिक होगा, शुक्र का। ठीक, तापमान का मतलब है कि हमेशा जो उसका टेम्परेचर रहता है वो हाई रहता है, तो वो किसका रहता है, शुक्र का। ठीक, और तापांतर का मतलब है कि दिन में तापमान सबसे ज्यादा, रात में तापमान सबसे कम, इसलिए बुध का तापांतर सबसे अधिक। ठीक, परिक्रमण की बात करें, परिक्रमण का मतलब है कि कोई भी ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर, कोई भी ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर किस दिशा में चक्कर लगाता है, वामावर्त लगाता है या दक्षिणावर्त, वामावर्त लगाता है या दक्षिणावर्त, अर्थात पूरब से पश्चिम लगाता है या पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम लगाता है या पश्चिम से पूरब। तो सभी ग्रह, जितने भी ग्रह हैं, 8 ग्रह, 8 ग्रह में से जो 6 ग्रह हैं, 8 ग्रह में से जो 6 ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की दिशा में, किधर, पश्चिम से पूर्व की दिशा में चक्कर लगाते हैं। लेकिन जो शुक्र है, जो शुक्र है और साथ ही साथ शुक्र के अरुण भी, ठीक, अरुण जो हमारा 7वें नंबर का ग्रह है, तो शुक्र और अरुण, इनका जो परिक्रमण की दिशा होती है, इनके जो परिक्रमण की दिशा होती है वो होती है पूरब से पश्चिम की ओर। अन्य सभी ग्रहों की दिशा क्या होती है, पश्चिम से पूरब की ओर, जबकि शुक्र की और अरुण की जो दिशा होती है वो होती है पूरब से पश्चिम ओर, जिसे हम बोलते हैं दक्षिणावर्त। क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि शुक्र की जो परिक्रमण की दिशा होती है वो क्या होती है, दक्षिणावर्त, अर्थात पूरब से पश्चिम की ओर, जबकि अन्य सभी ग्रहों की दिशा कैसी होती है, वामावर्त होती है, अर्थात पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक, इसके बाद अगर हम पृथ्वी की बात करें, तो पृथ्वी सूर्य से तीसरे नंबर पे आता है। कितने नंबर पे रहेगा, पहले आपका था बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी। तो तीसरे नंबर पे आपका कौन सा ग्रह आएगा, पृथ्वी आएगा। पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ये पृथ्वी है। ठीक, अक्ष देशांतर क्या होते हैं, ये हम चैप्टर में पढ़ेंगे आगे। ठीक, अभी इतना समझ लें कि मान लीजिए ये पृथ्वी को ऐसे सीधा होना चाहिए, तो पृथ्वी ऐसे सीधे ना होके ये अपने अक्ष, इसका जो अक्ष है वो 23.5 डिग्री ऐसे झुका हुआ है। कितना है, 23.5 डिग्री जो है वो अपने अक्ष पर झुकी हुई है, 23.5 डिग्री जो है वो अपने अक्ष पर झुकी हुई है। इसीलिए जो पृथ्वी का आकार है वो भूआभ आकार का है। भूआभ का मतलब होता है अंडे का आकार का। कौन सा आकार, अंडे का आकार। भूआभ का मतलब होता है अंडे का आकार, अर्थात पृथ्वी जो है वो गोल ना होके, पृथ्वी गोल ना होके किस आकार में है, अंडे के आकार में है। ठीक, किस आकार में है, अंडे के आकार में है, और इस आकार को हम क्या बोलते हैं, भूआभ या ज्वाइड। ठीक, क्या बोलते हैं, भूआभ या ज्वाइड। ठीक, तो सूर्य से तीसरे नंबर पे है, अब किसके कारण, अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए इसका जो आकार है वो कैसा है, भूआभ है। पृथ्वी को हम नीला ग्रह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर लगभग 70% भाग पे क्या पाया जाता है, पानी पाया जाता है। 70% भाग पे क्या है, पानी है, अर्थात तो पृथ्वी के लगभग 70% भाग पर पानी पाया जाता है। इसलिए पृथ्वी को अगर हम आसमान से देखते हैं तो वह कैसे दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। इसलिए हम पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। कौन सा ग्रह कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक। घूर्णन काल की बात करें तो घूर्णन काल हमने बताया था कि पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर घूमती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, घूर्णन काल बोलते हैं। तो पृथ्वी का जो घूर्णन काल है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं, वो लगभग होता है 24 घंटे। जिसे हम एग्जैक्ट बताएं तो 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकेंड। अर्थात पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर जो घूमती है वो कितने समय में घूमती है, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड में अपने अक्ष में एक चक्कर घूमती है। इसी को हम बोलते हैं घूर्णन काल, या लगभग 24 घंटे, अर्थात एक दिन में अपना घूर्णन पूरा करती है। ठीक, और इसी के कारण, इसके घूर्णन के कारण ही क्या होता है, दिन और रात होती है, दिन और रात होते हैं। ठीक, परिक्रमण काल में क्या बताया था हमने कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है,
पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है उसे हम बोलते हैं परिक्रमण। और एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है, एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है उसे बोलते हैं परिक्रमण काल। और पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है वो लगाती है 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड। 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड। या जब हम 365 बोलते हैं लगभग में, या 366 बोलते हैं, अगर लगभग में बात करें तो पृथ्वी का जो परिक्रमण काल है वो 365, या लीप ईयर में कितना, 366। ठीक है यहाँ तक। पृथ्वी, सौर वर्ष क्या है? सौर वर्ष पृथ्वी द्वारा सूर्य का एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसी को हम बोलते हैं सौर वर्ष। क्या बोलते हैं? सौर वर्ष। पृथ्वी द्वारा सूर्य का एक चक्कर लगने में जो समय लगता है उसी को क्या बोलते हैं? सौर वर्ष। तो ये यही हमारा एक चक्कर लगाने में लगने वाला समय, तो इसी को क्या बोलते हैं? सौर वर्ष। तो एक सौर वर्ष का मान कितना होता है? 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद चंद्रमा, पृथ्वी का एकमात्र, पृथ्वी के पास कितने उपग्रह हैं? एक उपग्रह है, और वह क्या है? चंद्रमा। अर्थात पृथ्वी के पास एकमात्र जो प्राकृतिक उपग्रह है। वैसे कृत्रिम उपग्रह तो बहुत सारे हैं जो कि हमारे या अन्य वैज्ञानिकों द्वारा भेजे जाते हैं पृथ्वी का जो चक्कर लगाते हैं, ठीक। लेकिन जो प्राकृतिक उपग्रह है वो कितने हैं? केवल एक है। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद एक ग्रह और है आंतरिक ग्रह का, वो बचता है हमारा मंगल। ठीक, तो आंतरिक ग्रह में हमने 3 पढ़ लिया। एक पढ़ लिया हमने बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी। अब हम चौथा पढ़ेंगे मंगल। अब हम क्या पढ़ेंगे? चौथा मंगल। ठीक, तो मंगल क्या है? मंगल को हम बोलते हैं लाल ग्रह। मंगल को क्या बोलते हैं? लाल ग्रह भी बोलते हैं। ठीक, नीला ग्रह कौन सा हो गया? नीला ग्रह कौन सा हो गया? हमारा पृथ्वी। लाल ग्रह कौन सा? मंगल को। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक है। यहाँ की जो मिट्टी है वो आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। और हम जानते हैं आयरन ऑक्साइड का मतलब है जिससे लोहे पे जंग लगता है। लोहे को अगर आप लोगों ने देखा होगा तो जब उस पे जंग लगता है तो वो लाल कलर का हो जाता है। किस कलर का हो जाता है? लाल कलर का हो जाता है। ठीक, तो यहाँ की मिट्टी में भी, मंगल ग्रह के मिट्टी में भी आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसलिए दूर से देखने पर या अंतरिक्ष से देखने पर जो मंगल ग्रह है वो किस रंग का दिखाई देता है? लाल रंग का दिखाई देता है। किस रंग का? लाल रंग का। ठीक है यहाँ तक। वायुमंडल, यहाँ के वायुमंडल में अर्थात मंगल ग्रह के वायुमंडल में लगभग 95% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। ठीक, कितने प्रतिशत? लगभग 95%। इसका जो अक्ष है, जैसे पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, वैसे मंगल ग्रह भी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुका हुआ है? 25 डिग्री। कितने डिग्री? 25। पृथ्वी कितने डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। जबकि मंगल कितने डिग्री झुका हुआ है? 25 डिग्री। इसीलिए यहाँ पर भी पृथ्वी के समान ही दिन और रात होते हैं। पृथ्वी के समान ही दिन और रात होते हैं। इसीलिए हम लोग मंगलयान मिशन भेजते हैं ताकि वहां पे भी जो है जीवन की संभावना को तलाशा जा सके। क्यों? क्योंकि वहां पे जो दिन और रात होता है वो पृथ्वी के समान ही होता है। ठीक, तो मंगल के 2 उपग्रह हैं, एक है फोबोस और दूसरा है डीमोस। एक फोबोस और दूसरा डीमोस। तो मंगल के कितने उपग्रह? 2, फोबोस और डीमोस। डीमोस की बात करें तो ये सौरमंडल का सबसे, अर्थात सौरमंडल में जितने भी ग्रह पाए जाते हैं उनके जितने भी उपग्रह हैं उसमें से सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डीमोस। कौन सा उपग्रह है सबसे छोटा? डीमोस, याद रखेंगे। पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी पाया जाता है, सॉरी पूरे ब्रह्मांड की बात नहीं, पूरे सौर मंडल में, पूरे सौर मंडल में जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी पाया जाता है वो है ओलंपस मोन्स। कौन सा है? ओलंपस मोन्स। नाम याद रखेंगे। नाम क्या है? ओलंपस मोन्स। ओलंपिक से याद रखेंगे, नाम क्या? ओलंपस मोन्स। ठीक, सबसे बड़ा ज्वालामुखी। अर्थात ओलंपिक में एक मैन ने ओलंपिक जीता, सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा? ओलंपस मोन्स। ठीक, ऐसे याद रखेंगे। किस ग्रह पे है? किस ग्रह पे है? मंगल ग्रह पे है। किस ग्रह पे है? मंगल ग्रह पे है। तो कैसे याद रख सकते हैं कि मंगल ने क्या किया? ओलंपिक में मोन्स का मेडल जीता। ठीक, मोन्स का मेडल जीता। ओलंपिक से याद रख सकते हैं ओलंपस मोन्स। किस ग्रह पे? मंगल
ग्रह पे है। ठीक, सबसे ऊंचा पर्वत कहाँ पाया जाता है? निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया, निक्स ओलंपिया कहाँ पे है? मंगल ग्रह पे है। किस पे है? मंगल ग्रह पे है। ठीक, निक्स ओलंपिया, इसको भी याद रखेंगे। इसकी जो ऊंचाई है वो माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना अधिक है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? लगभग 8,850 मीटर है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? लगभग 8,850 मीटर, 8,850 मीटर। तो ये जो निक्स ओलंपिया है, इसकी ऊंचाई लगभग इससे 3 गुना है। कितने गुना? लगभग 3 गुना। 8 से 24, 25, 26, लगभग 26,000 मीटर है। लगभग कितना? 26,000 मीटर। एग्जैक्ट गुणा यहाँ पे कर लेंगे। तो सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है पूरे सौर मंडल में? ब्रह्मांड में नहीं, किसमें? सौर मंडल में कौन सा है? निक्स ओलंपिया। ठीक, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम लोग यहीं तक देखते हैं, आंतरिक ग्रह तक। इसके बाद जो हमारा बाह्य ग्रह है, फिर क्षुद्र ग्रह और जो हमारे पुच्छल तारे, ये सब जो हैं हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर किसी को किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो हमें दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।